स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ वर्कशीट नंबर 75, जो कि है 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान की भूगोल किताब की 21 जनवरी की ये वर्कशीट है। तो आइए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज के इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, भारत का भौतिक स्वरूप की पुनरावृत्ति। इससे पहले भी हमने इसकी पुनरावृत्ति कर चुके हैं। 1 मार्क के टोटल 10 क्वेश्चंस थे, पर आज के वर्कशीट्स में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, मतलब जो मिक्सचर हैं वो हैं 1 मार्क वाले क्वेश्चंस भी हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी है एंड 3 to 5 मार्क्स के भी क्वेश्चंस हैं। बच्चों, आइए जानते हैं अब इन प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, दो नदियों के बीच का भाग कहलाता है क्या? 4 ऑप्शन है बच्चों, इसमें से करेक्ट आंसर है दोआब। दोआब वो है जब दो नदियों के बीच के हिस्से को कहते हैं हम दोआब। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप डैश नदी में स्थित है। कहाँ पर है बेटा? ब्रह्मपुत्र। हमारी जो हिमालय नदी है ब्रह्मपुत्र, वो सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप कहलाता है। थर्ड, सही गलत की पहचान करनी है। सतलुज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग, ये भाव नहीं बेटा भाग है, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्या ये सही है या गलत? सत्य। सतलुज और काली नदी के बीच का जो भाग है हिमालय वाला, वो कुमाऊं नाम से जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट क्या कहलाता है? बेटा यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट 2 है, कन्नड़। कन्नड़ है जो गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट का नाम है इस तरफ। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन, मतलब आपके पश्चिम की तरफ पड़ेगा ये। स्रोत आधारित प्रश्न है बेटा, वो जो पैराग्राफ है उसको पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। पैराग्राफ के ही अंदर आंसर है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, वैसे भी आसान प्रश्न है, बिना पैराग्राफ पढ़े भी हम दे सकते हैं। उत्तरी मैदान के 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के नाम लिखने हैं। तो ये हमको पता है कि 3 ही नदियां हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सदाबहार नदियां भी कहते हैं इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्य तौर पर किस मृदा से हुआ है? जलोढ़ मृदा से। ये जो 3 नदियां हैं अपने साथ मिट्टी काट कर लाती हैं और पूरा उत्तरी मैदान इन्हीं नदियों की सहायता से बना है। क्वेश्चन नंबर 3, नदियों द्वीपों का निर्माण क्यों होता है? तो नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति और शक्ति कम हो जाती है, जिससे कि द्वीप का निर्माण होता है। नदी एंड में आते आते क्या हो जाती है, स्पीड स्लो होती है, वो मिट्टी छोड़ने लगती है, जिसके कारण द्वीप बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तरी मैदान के पीछे की दृष्टि से अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र क्यों है? बेटा उत्तरी मैदान की अगर मैं आपको बात करूं तो उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ पे पर्याप्त जल की उपलब्धता होती है, जलवायु बहुत अच्छी है। तो यही कारण है कि यहाँ पे कृषि सबसे अच्छी होती है, क्योंकि कृषि के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। मेनली तो बारिश, मिट्टी, जलवायु, ना ज़्यादा ठंड है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब वापस हम आ जाते हैं अपने नॉर्मल क्वेश्चंस पे, जो कि है 3 to 5 के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दून से आप क्या समझते हैं? मध्य हिमालय का महान हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को, मध्य हिमालय में भी जो महान हिमालय है उसमें जो घाटियां हैं, जो पहाड़ हैं, उनको हम कहते हैं दून। उन घाटियों के बीच में शहर भी बने हुए हैं, कि जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब क्या है, घाटियों में पाई जाने वाली एरियाज हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, खादर और बांगर में कोई 3 अंतर बताइए। बेटा पहले खादर बांगर समझ लेते हैं होता क्या है। ये नदी है, नदी अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है, बारीक मिट्टी जो महीन मिट्टी है वो आती जाती है, और जो पुरानी मिट्टी है वो पीछे ढकेलती जाती है। तो नदी के जो पास बारीक महीन मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, उसे तो हम कहते हैं खादर, नई मिट्टी। और जो पुरानी मिट्टी होती है जिसमें कंकड़ हो जाते हैं, मोटी हो जाती है, वो कहलाती है हमारी बांगर, यानी कि पुरानी मिट्टी। तो खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। खादर नदी के पास पाई जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बांगर नदी से दूर पाई जाती है। खादर अधिक उपजाऊ है जबकि बांगर कम उपजाऊ है, क्योंकि महीन मिट्टी है तो उसके अंदर क्या होता है, उपजाऊ की क्षमता, नई मिट्टी है तो उसके अंदर उर्वरकता क्षमता ज्यादा होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं बतानी है बेटा। तो प्रायद्वीपीय पठार भारत के दक्षिण में स्थित है, जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है।
त्रिभुज आकृति का होता है। ये 2 भागों में इसको बांटा गया है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। और ये मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ, ये वाला जो इससे पहले वाला जो हमारी वर्कशीट थी उसके अंदर हमने पढ़ा भी था प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। यहाँ कृषि के लिए कम उपयोगिता पाई जाती है, यानी कि जो कृषि की जाती है उसमें यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा कृषि योग्य नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत की भूमि महान भौतिक विविधताओं से जुड़ी हुई है। जी हाँ, भारत में हर प्रकार की आपको भौतिक विविधता मिल जाएगी, भौतिक आकृतियां मिल जाएंगी। तो उन्हीं के बारे में एक एक लाइन लिखनी है। जैसे कि सबसे पहला हिमालय, यानी कि पर्वत का उदाहरण है ये भारत के उत्तर में आता है और नवीन पर्वत श्रृंखला है और जलवायु को प्रभावित भी करता है। जलवायु को कैसे प्रभावित करता है लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तरी भारत, जिसको कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड एरिया कहा जा सकता है, क्योंकि अनुकूल जलवायु है यहाँ पे, मिट्टी बहुत उर्वरक है कृषि के लिए, और सबसे ज़्यादा जो कृषि योग्य अवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो आपको इस एरिया में मिल जाएंगी, नॉर्दर्न प्लेन एरिया। थर्ड है हमारा थार का मरुस्थल। जी, गर्मी भी पाई जाती है भारत में, मरुस्थल भी पाए जाते हैं। तो भारत का जो पश्चिमी भाग है, राजस्थान, गुजरात, ये हमारा कहलाता है मरुस्थल क्षेत्र, जिसमें कि थार का मरुस्थल है भारत में, जहाँ पे वनस्पति और जल का अभाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है, जो पठारीय भाग है, जिसमें खनिज और वन संपदा पाई जाती है। खनिज बहुत पाए जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठार खनिज के लिए ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर 5, तटीय मैदान। तटीय मैदान यानी कि जो नदी के पास ये वाला जो एरिया है, ये तटीय मैदान है। तो जो तटीय मैदान है वहाँ पे जलोढ़ मृदा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि तट के पास पाए जाते हैं। और लास्ट है हमारा द्वीप समूह। द्वीप समूह मुख्य भूमि के अलावा लक्षद्वीप समूह, यानी कि हमारा जो भारत की जो भूमि है उसके अलावा भी हमारे 2 द्वीप समूह है। एक है लक्षद्वीप समूह और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भी भारत के हिस्से माने जाते हैं। बेटा, मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर काफ़ी आसानी से और आसान शब्दों में दे सकूं। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए।